बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा ने वज़ीर आज़म हाउस के मुखबर को सुप्रीम कोर्ट से निकालने का मुतालबा कर दिया। बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं वो, जिनको मैं मुखबर कह रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमास में। तो ये बात कहाँ हुई, क्या मामला हुआ, और फिर मार्शल्लाह की बाकियात से कहाँ तंग हैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। पिछले व्लॉग में भी मैंने जिक्र किया था, उन्होंने फ़रोग नसीम साहब की क्लास ली थी। अब बहुत सारी तफसीलात मज़ीद जो हैं उस अजलास की वो मिली हैं ज़राए से, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर आपके वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो बनारसी ठग निकले। नवाज शरीफ साहब कहते हैं, मैं नहीं कह रहा कि जनाब वो बनारसी ठग है, और फिर पर्ची देख के पढ़ रहे थे, पर्ची देख के उन्होंने कहा कि बनारसी ठग है। लेकिन इससे पहले जो बात है वो है जनाब, बड़ा चर्चा है, पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था इब्तिदा में उसका, लेकिन फिर मैं उस पर बात नहीं कर सका था। जहांगीर तरीन साहब के, जहांगीर तरीन बन रहे हैं और अपना जनाब वो आ रहे हैं नून लीग में, नहीं आ रहे सारे, वो जहाज़ वाली बात यार, ये एक रूटीन की बात होती है। वो शादी पे थे, साद रफ़ीक साहब की जो साहबजादी हैं उनकी शादी पे, और एजाज सादिक साहब भी साथ हैं और दीगर लोग भी उनके साथ हैं। वहाँ एक साफ़ी ने उनसे पूछा कि तरीन साहब आपका जहाज़ कभी नून लीग की तरफ भी आ सकता है। उन्होंने कहा जनाब मेरा जहाज़ किसी तरफ भी जा सकता है, कहीं भी बैठ सकता हूँ। और फिर खुशगवार मूड में हंसे उसे जो थे, और एजाज सादिक साहब ने कहा देखा फिर मेरे हासे एवं नहीं है। और जहांगीर तरीन साहब के मुंह पे भी वही हासे हैं जो मेरे ख्वाजा साद रफ़ीक के वालद की बरसी के मौके पे वही जो बातें शातें उन्होंने की थी कि मैं 20 को जाऊंगा और बाहर गया तो साथ लेके आऊँगा, इस तरह की बादशाह। तो जनाब खबर ये है, ये खबर मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, अब फिर अर्ज़ कर रहा हूँ। और ताज़ा तरीन इस वाक़े के बाद जो मेरी इतला है कि जहांगीर तरीन साहब अभी इंतज़ार कर रहे हैं। किसका इंतज़ार कर रहे हैं, किसके कहने पे वो ज़रा अपने आप को रोके हुए हैं? वो नून लीग में नहीं जाने वाले, ये खबर पक्की मैं दे रहा हूँ। अभी सरदस्त कोई ऐसा उनका इरादा नहीं है। उनके साथ कुछ लोग हैं जो पीटीआई के अरकान असम्बली हैं, उनको वो अपने साथ जोड़ के रखेंगे। और मेरी इतला के मुताबिक पीटीआई के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जहांगीर तरीन साहब की तरफ देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो फैसला करेंगे हम उनके साथ जाएंगे। और फिर ये जहांगीर तरीन साहब, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था एक दफ़ा कि ये इमरान खान के भी दोस्त थे और उन लोगों के भी दोस्त थे जो इमरान खान साहब को लाना चाहते थे। इनका भी कोई किरदार करतूत बीच में इनका है। ये इमरान खान की एटीएम और ये वो जो मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन ये उन लोगों के साथ भी इनके राब्ते हैं, रावलपिंडी वालों के साथ यार बस। अब ठीक है ना। तो ये बहरहाल बड़ा पैसा इन्होंने खर्च किया होगा उनके ऊपर। ये वो बहुत सारे ऐसे अरकान असम्बली हैं जिनकी कैंपेन पे भी इन्होंने पैसा लगाया हुआ है, वो इनके ताबेदार हैं और इनका किरदार आइंदा जो है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो खान साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, आज़म खान साहब हैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो तो जहांगीर तरीन के एक तरह से जानी दुश्मन बने हुए हैं। वो मैंने पहले भी जिक्र किया था, घर से अगर हुक्म आ जाए तो फिर उसको ओबे किया जाता है। वो घर वालों को भी पसंद नहीं जहांगीर तरीन साहब। जहांगीर तरीन साहब ने कहीं कुछ कह दिया था, जो जादू टूने वाली बातें नहीं हो रही। अब ये जहांगीर तरीन साहब ने किसी जगह कहा था कि पहले रेहान तो जान छिड़वाई, अब कोई इस तरह, और फिर खातून अव्वल बड़ी नाराज़ हुई थी इस पर, तो बड़ा रौला पड़ा था। जहांगीर तरीन साहब अब भी इस बात का जिक्र करते हैं जगहों पे कि यार बस ये हो गया और वो हो गया, और वो इमरान खान साहब क्योंकि ज़ेरे असर हैं उसके, और ये है वो है। ये मामला ये है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं ये अपनी इंडिपेंडेंट जो शनाख्त है वो उस वक्त तक बरकरार रखेंगे, यही लोगों का ग्रुप श्रुप बना के, जब तक उन्हें कोई नया टास्क, बाकायदा टास्क नहीं दे दी। अभी तक उनके पास टास्क यही है कि आपने लोगों को इंगेज रखना है, अपने साथ रखना है, और फिर हम देखेंगे क्या करना है, किधर जाना है। और अगर नवाज शरीफ की ताहजात नहली वाला जो मामला है, इनका भी साथ ही सहारा होना है, फैसला तो एक साथ ही होना है ना 62(1)(f) का। तो फिर ये इनको ये कहा जा रहा है कि आपको इंडिपेंडेंट कोई किरदार
दिया जा सकता है कि आप खुद कोई किरदार अदा करें, उसके लिए कोई भी मामला हो सकता है। यार इस मुल्क में सियासत जो है ऐसे ही चलती है, इधर से पकड़े बंदे, इधर से पकड़े, इधर से पकड़े, इधर में बना दिया मुरब्बा सा। खान साहब को तो ऐसे पकड़ पकड़ के दिए हुए हैं बंदे, और खान साहब ने कौन सा वो घर से लेके आए हुए हैं ये उम्मीदवार, वो सारे ऐसे ही है, बस इधर ही उधर से पकड़ पकड़ कर। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको काफ़ी तकलीफ़ हुई है इनके जहाज़ वाली बात पे, और उन्होंने फरमा दिया कि जनाब जवाब, जहाज़ का जवाब भी देना पड़ेगा। और पीटीआई का तो एक ही कप्तान है और वो है इमरान खान। ओ भाई शाह जी, जहाज़ का हिसाब तो फिर आपसे शुरू होगा। जैसे जहाज़ जो हार्स ट्रेडिंग हुई जब आपकी हुकूमत बन रही थी, फिर तो शाह महमूद कुरैशी साहब आपका हिसाब होगा। वैसे शाह महमूद कुरैशी साहब भी जो है ना वो नंबर 1 नहीं है अब इमरान खान के बाद। उन्होंने जो अपनी कोई कमेटी बनाई है उसमें 5वें नंबर पे इनका नाम रखा हुआ है। मैं समझा शायद अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले असद उमर का नाम है तो कि ए से शुरू, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आगे पीछे किए हुए उन्होंने। अपनी पसंद के बंदे जो हैं वो उन्होंने इनके ऊपर 4 रखे हुए हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की जो पार्टी के अंदर पोजीशन है, ये तो मुल्तान जाके बैठ जाते हैं और अपने वो पैसे पुसे दरबारों के वो अंदर बहुत बड़ी तकरीब किया वहाँ असम्बली में ये कही हुई है ख्वाजा आसिफ साहब ने कि जनाब इतने सालों से ये पैसे खा रहे हैं दरबारों के और कब्रों की कमाई वगैरह, हम इस तरह की बात वो उन्होंने की हुई है। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने पिछले दिनों 3-4 दिन पहले ये जनाब फरमाया था कि जनाब हमने बड़ी लंबी चौड़ी जो हमारी फतूहात हैं खारजा अमूर के हवाले से, और फिर वहाँ उनके मुँह से निकल के कि सार्क कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, 2014 में आखिरी मरतबा हुई थी काठमांडू में, तो फिर उसके बाद जो 19वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस थी, सरबराही कॉन्फ्रेंस, वो पाकिस्तान में होनी थी 2016 में, तो भारत भाग गया। तो अब उन्होंने भारत से कहा भारत साहब तुसी सार्क जी तंजीम खराब ना करो, तुसी नहीं आना तो बाकी ना रोको, ऐसे बात की थी उन्होंने। वो हो गया था ना वो जब 2019 में ये कॉन्फ्रेंस होना थी, तो वो फिर 2016 में जब ये कॉन्फ्रेंस होना थी सरबराही कॉन्फ्रेंस, 19वीं कॉन्फ्रेंस थी, तो फिर वो एक वाक़या हो गया था कश्मीर में, तो मकबूजा कश्मीर में, तो फिर उस पर भारत जो है उसने आने से इनकार कर दिया था और उसने भूटान वगैरह को, नेपाल नेपाल नहीं, श्रीलंका, भूटान वगैरह और अफगानिस्तान को भी रोक दिया था, तो उसने नहीं जाना भी एस कॉन्फ्रेंस सार्क कॉन्फ्रेंस, तो वो नहीं आए थे उस वक्त, वो पेंडिंग पड़ी हुई है। तो इन्होंने फिर दरख्वास्त की कि जनाब आप ना करें, आप वो वर्चुअल या ऑडियो लिंक, वीडियो लिंक के ज़रिए आप कॉन्फ्रेंस में शरीक हो जाएँ, बाकियों को ना रोकें। ये वो आज भारत ने, वो पंजाबियों कहते हैं जनाब जवाब दे दिया ठोक के, तो उनके जो हैं तर्जमान वजारत खारजा के, उन्होंने कहा भाई जी शाह महमूद कुरैशी साहब तुसी सानू बाकायदा दरखास्त नहीं की, अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम जवाब दे रहे हैं, तो भाई नहीं आना थी। उन्होंने कहा जी 2014 से सूरत कतन मुख्तलिफ नहीं है, वही सूरत है, इसलिए भाई कुरैशी साहब साढ़े वालों जवाब। अब आते हैं जनाब बात जो मैं कह रहा हूँ कि मुखबर निकालें, काजी साहब ने जो कहा है, ये कल जस्टिस आयशा मलिक के ऊपर ले जाने वाली जो बात थी उसमें वो बड़े भी लाख शीलाक हो चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ, उनकी शख्सियत को छोड़ दें, अब जो होना था हो गया, तो पार्लियामानी कमेटी फैसला करेगी और पार्लियामानी कमेटी ने भी ओके कर देना है। बहरहाल वहाँ मैंने पिछले भी लाग में जिक्र किया था कि काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी क्लास ली उनकी फ़रोग नसीम साहब की जो वज़ीर कानून है, और फिर मीटिंग मिनट्स में भी गड़बड़ की बात की, जनाब गड़बड़ हो जाती है ये वो फ़रोग नसीम के हवाले से कि शायद ये करवाते हैं यूरो, मैंने कहा तो मुझे नहीं पता कौन लिखता है मीटिंग मिनट्स। तो अब ये खबर आई है पक्की कि उन्होंने, जो काजी साहब हैं, उन्होंने ये फरमाया है कि जो रजिस्ट्रार हैं 21वें ग्रेड के अफसर हैं सिविल सर्विस के, तो उन्हें डेपुटेशन पे वो आए थे 2021 में, जुलाई में उनकी तैनाती हुई थी, अगस्त 2021 में उन्होंने चार्ज संभाला था। जवाद पाल साहब उनका नाम है, और मोतमद ख़ास हैं आज़म खान साहब के, वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं उनको आमतौर पर, जो वज़ीर आज़म के, तो वज़ीर आज़म हाउस में ये उनके साथ होते थे, एडिशनल सेक्रेटरी इनको लगा दिया रजिस्ट्रार, तो उस वक्त भी मुझे बड़ी बातें छती हुई थी। तो उन्होंने एक तो उन्हें ये कहा फ़रोग नसीम साहब को, मज़ीद जो उनकी क्लास ली उन्होंने,
उन्होंने कहा ये जो मैंने जिक्र किया ना, ये मीटिंग मिनट्स चेंज हो जाते, ये होते थे, वो होते थे, वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा जी आप लोग मार्शाल्लाह की बात की आते हैं, ये बात उन्होंने की है। और आप अदारों को डिस्टेबलाइज, यानी कि उनको अदम इस्तेहकाम की तरफ, गैर मुस्तहकम कर रहे हैं, उनकी तरफ लेके जा रहे हैं, और ख़त का जवाब नहीं देते हैं। उन्होंने कमेटी, सारी कमेटी को रगड़ा कि जनाब मैं आपको ख़त लिखता हूँ, मैंने ख़त लिखा है कि ख्वाजा पाल साहब जो हैं, जो इंतज़ामी अफसर हैं, इंतज़ामी अफसर को रजिस्ट्रार नहीं होना चाहिए, ये जुडिशल अफसर होना चाहिए। कोई भी, कोई जज हो जाए, सेशन जज ही है वो। ये वैसे बाहर से बंदे लाने का जो रवाज है ना, लेकिन जैसे हाई कोर्ट्स में जो सेशन जजेस होते हैं, सीनियर सेशन जजेस, उनमें से एक बंदे को रजिस्ट्रार लगा दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे रहे। ये सबसे पहले जो बाहर से बंदे लाने का काम किया था, ये किया था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने। वो डॉक्टर फ़कीर हुसैन साहब को लेके आए थे, लेकिन वो सिविल ब्यूरोक्रेसी के बंदे नहीं थे, वो और तरफ से। फिर सद्दक जिलानी साहब पहली दफ़ा ब्यूरोक्रेट को लेके आए थे, ताहर शहबाज उनका नाम था। और ताहर शहबाज साहब, लेकिन वो कहते हैं कि आप ठीक आदमी थे। बाद में वो वफाकी मौसू भी रहे, वो फेडरल सेक्रेटरी वगैरह थे और शरीफ आदमी थे। और फिर अरबाब आरिफ साहब रहे, 2016 में आए जब इनका दौर था साकिब निसार साहब का। तो अरबाब आरिफ साहब भी जो सिविल सर्विस के 21वें ग्रेड के अफसर थे, उनके बारे में भी ये है कि जनाब वो बातें शातें इंतज़ामिया को, अपने अफसरों को बता देते थे। और जो पाल साहब हैं, जवाद पाल साहब, इनको, इनके हवाले से उन्होंने कहा जनाब ये बंदा भी नलायक है। एक तो ये ना कि मुखबरी वाली बात तो मैं कर रहा हूँ ना, कि ये इंतज़ामिया का अफसर नहीं होना चाहिए, अदलिया की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, अदलिया के अंदर जो भी हो रहा होता है, अगरचे रजिस्ट्रार जो है वो फैसलों के हवाले से, लेकिन इंतज़ामी तौर पर वो बहुत बड़ा अफसर होता है, चीफ जस्टिस की हर एक बात से आगाह होता है। जैसे रबाब आरिफ वाली बात मैं कर रहा हूँ, जो पहले रजिस्ट्रार, साबिक रजिस्ट्रार हैं, वो जब पनामा केस हुआ है तो वो एक व्हाट्सएप आ रहे हैं, जा रहे हैं, JTI फलां ये तो उन्होंने पूछा जी रबाब आरिफ साहब आप ये कैसे कर रहे हैं? साकिब कह रहा है। उन्होंने कहा नहीं, साकिब साहब ने मुझे बुला के ये कहा है जो खोसा साहब कहते हैं वो कर दो, जो आसिफ सईद खोसा कहते हैं वो कर दो। यानी एक अंदर की खबर थी जो उन्होंने लीक कर दी। जवाद पाल साहब के बारे में भी यही है कि वो अंदर की खबरें लीक कर रहे हैं। वो कहते हैं कि रजिस्ट्रार को इंतज़ामिया का नुमाइंदा नहीं होना चाहिए। अंदर से लगे मैंने कमेटी को कहते हैं लिखा है, कमेटी ये गौर ही नहीं करती। और कहते जो मीटिंग मिनट्स होते हैं, जैसे मैंने जिक्र किया पहले फ़रोग नसीम साहब के हवाले से, वो कहते हैं जिन्हें जो जवाद पाल साहब हैं ये हमेशा मीटिंग मिनट्स गलत होते हैं। यानी जो जुडिशल कमीशन के अंदर बातें होती हैं ये लिखते हैं, वो कहते हैं मेरे हवाले से ख़ास तौर पर जो मैं कहता हूँ वो लिखें, क्योंकि इनको ये जुडिशल अफसर तो है नहीं, ना जुडिशल माइंड है इनका। तो ये बस अपनी मर्ज़ी से इंतज़ामी, जैसे इंतज़ामिया वाले लिखते हैं वैसे ही एक लिख लुक के गोल मोल करके जब वो मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं मुझे अपने मीटिंग मिनट्स लिखवाने के लिए दोबारा ख़त लिखना पड़ता है इसको, और उस ख़त का फिर कोई जवाब नहीं देते। ये भाई जी रोला पड़ा रहा है वहाँ काफ़ी देर तक। और वो कहते मेरी बात मुकम्मल नहीं लिखता, सही करवाने के लिए फिर ख़त लिखना पड़ता है, जैसा कि मैंने जिक्र किया इस तरह। तो ये भाई ऐसा वहाँ हुआ है। और फिर वो मेरा ख्याल है कि कोई बात नहीं, ज़्यादा देर नहीं है, फरवरी में आ जाएंगे बदियाल साहब, और उसके बाद 2023 में आ जाएंगे काजी साहब। फिर काजी साहब जो भी करना चाहेंगे वो अपनी मर्ज़ी से करेंगे। हो सकता है जुडिशल अफसर को लें, हो सकता है वो उनको भी यही लोग पसंद हो, बहरहाल। और फिर लेकिन यार एक अदलिया के हवाले से चलो कल बात करूँगा इसमें, वो अदलिया को कैसे किस तरीके से वो बेवकत करने की कोशिश की जा रही है, और वो एक ख़ास डगर पे चलाने की जो भी मामला है उस पर कल बात कर लेंगे। और फिर वो बात जो मैं कह रहा था, हमारे जनाब नवाज शरीफ साहब ने हमारे वज़ीर आज़म के बारे में जो फरमाया, उन्होंने कहा ये बनारसी ठाक है, ये बात की उन्होंने अजीबोगरीब। और यार ये तो बनारसी ठाक है। अच्छा, उन्होंने पर्ची पकड़ी थी, 1.5-2 मिनट की बात है। अच्छा, मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि ज़ाहिर उनके काने में भी बनारसी ठाक ये वो कह सकता था ना। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो ना, को लुकमा देने की ज़रूरत नहीं करता, एक बात। और वो पूरी, मैंने कहा 1.5 मिनट भी बात उन्होंने अगर 2 मिनट भी बात की है सहाफ़ियों से लंदन में, तो वो पूरी तैयारी के साथ लफ्ज़ों का चुनाव तक
उन्होंने सोच समझ के किया हुआ था कि मैंने क्या कहना है। वही बात, वो जो सारे कहने का अल्लाह का करिश्मा है कि वो बातिल, वो कहता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि बातिल को मिटाता हूँ और सच को सामने लाता हूँ, और कहते यही हो रहा है। और वो कहते हैं मुझे 10,000 वो रियाल पता नहीं क्या तनख्वाह ना लेने पे मुझे निकाला गया था, और अपने बेटे से मैंने तनख्वाह नहीं ली, मुझे निकाला। वही अकामा वाली बात कि ये ऐसी आमदनी है जो आप ले सकते थे लेकिन नहीं ली, इस तरह की बात आपने ज़ाहिर नहीं की वगैरह। वो कहते हैं जनाब फिर साकिब निसार और खोसा पर उन्होंने वो कहा कि उन्होंने मुझे डिस्क्वालीफाई किया उस शख्स से, वो खुद और इन सादक और अमीन करार देता। उनके बारे में कल भी उन्होंने कोई एक आध दिन पहले भी साकिब साहब के बारे में जो की थी, वो अजीब सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, इज़्ज़त बेशरम, जिसमें जिसकी इज़्ज़त उज़्ज़त ना हो उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना ऑनर डिसऑनर, इस टाइप के लफ्ज़ होते हैं ना। ऑनर गैरत होती है, ठीक है ना, डिस लगा दें तो फिर क्या, इस तरह की बात शायद की। तो फिर उन्होंने ऐसे पर्ची देखी और कहा कि ना ये जो है ना, ये तो बनारसी ठगों के बारे में आपने सुना है, बनारसी ठग बड़े मशहूर है। बनारसी ठग पाकिस्तानी फिल्म, वेस्ट इंडिया भी बड़ी फिल्में बनी है, इसमें सीरीज़ वगैरह बनी है। उन्होंने बड़ा वक्ता डाला हुआ था अंग्रेज़ों को। तो वो बहुत बड़े चोर होते थे, बंदूक कैंकों भी कर देते थे और अपनी असामियाँ बेच भी देते थे आगे। बड़ी एक अलग स्टोरी है उसकी। वो कहते हैं जनाब ये वो मशहूर जो ठग है ना, ये तो बनारसी ठगों का भी बाप निकला। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं सिर्फ बनारसी ठग कहा, वो कहते नहीं ये तो बनारसी ठग है भी अब्बा जी ने। वैसे वो जो मामला है ना, जो इन्होंने फॉरेन फंडिंग वाला मामला है, वो शहबाज शरीफ साहब तो खैर बादशाह आदमी है, वो कह रहे हैं जनाब ये वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहा, आप डिस्क्वालीफाई हो गया है वगैरह वगैरह, और कायदे-ए-वान नहीं रहा, मुल्क नहीं चला सकता वगैरह वगैरह। वो वही सादक और अमीन वाली बात, वो जो इनका आर्टिकल 62(1)(f) है कि वो समझदार, उसे समझदार होना चाहिए और पारसा होना चाहिए, फासिक नहीं होना चाहिए, अमानतदार दयानतदार होना चाहिए, जिसे हम सादक और अमीन कह जाते हैं। और इसके बरक्स अदालत ने कोई ऐलान नहीं, यानी अदालत ने उसको डिक्लेयर ना किया होगा ये पागल है, नेक नहीं है, फासिक है, ईमानदार नहीं है, और दूसरा दयानतदार नहीं है वगैरह वगैरह, तो फिर वो नाअहल हो जाता है। बात इनकी ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर उसकी क्वालिफिकेशन को चैलेंज करना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाता ये कहने से। ये पहले अदालत में साबित करना पड़ता है कि भाई साहब इन्होंने ये झूठे बयान अल्फी दिए हुए, उसके लिए चलो बहरहाल वो करेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट में अभी ये जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, इंतज़ार करके ही ये आगे जाएंगे। और वो जो मैं जिक्र कर रहा था खान साहब के जो 5 प्यारे इधर उधर से, और उनकी बात की मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब की, तो ये जनाब इशू कल फवाद चौधरी साहब का मैंने जिक्र किया था थोड़ा सा, बड़ी लैदें हुई है उनके ऊपर जनाब के, पता नहीं 1 लाख गाड़ियाँ चल गई, वो भी इदाद-ओ-शुमार भी गलती में 2 दिन में गई हैं वहाँ से, जो टोल प्लाजे के हैं, और 93,000 थी, उन्होंने 1 लाख कर दी थी कि 1 लाख के करीब पता नहीं वहाँ चले गई हैं अपनी गाड़ियाँ। मरी में लोग बड़े अमीर हैं, तो उसमें कहा, लोगों ने कहा कि यार ये पैमाना, अच्छा ये तो खैर फवाद चौधरी साहब तो कोशिश करते रहते हैं कोई ऐसा कोई हाथ में उनके मिल जाए, उनके हाथ में को आ जाए बात के, फिर वो हुकूमत की कर दे तारीफ, तो उनका काम ही ये है, ठीक है ना। वो रखे ही इसलिए गए हैं कि जनाब उन्होंने बताना है हुकूमत को कि जनाब ये। लेकिन यार जो शहबाज गिल साहब है, ये पता नहीं क्यों रखे हुए हैं उन्होंने। ये मेरा ख्याल, मैंने कहा था ना कि इन्होंने ये कह लें कि अपोजिशन शेडो अपोजिशन बनाई है कि हर बंदे पे एक एक बंदा इन्होंने छोड़ा हुआ है कि जनाब आपने ये करना है और वो करना है। और कल मरियम ने एक ट्वीट की जिसमें वो कहते हैं कैप्शन प्लीज़, यानी वो हैं अज़मा बुखारी हैं और मरियम है, वो तीनों ऐसे हैं जैसे सहेलियाँ होती हैं, हैं वैसे वो। तो उसमें जो हमारे अजीम जो कहते हैं कि पॉलिटिकल सियासी अबलागियात के, जो सियासी अबलागियात के मावन खसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म के शहबाज गिल साहब, उन्होंने फरमाया कि ये है बाजी की ज़हनी हालत। तस्वीर के ऊपर ये है बाजी की ज़हनी हालत। वो कहते हैं कि अगर दूसरों की तस्वीर बुरी आई हो तो फिर बाजी उसको ज़रूर शेयर करती है ताकि वो ख़ुद बेहतर नज़र आए उनसे, हैं कि ख़ुद और बेहतर नज़र आए, यानी जितनी है उससे ज़्यादा चीज़ आ रहा है इर्द गिर्द। अगर नज़र बट्टू खड़े हैं दरमियान में, को थोड़ा सा सीन बनता तो बहुत ज़्यादा सोना लगता। ये कह रहे हैं
उनके हद होती है खुदगर्जी की। और अस्मा बुखारी ने उसकी अच्छी क्लास ली है। उन्होंने कहा आप जैसे जहनी मरीज़ की जो है ना वो नाकाबिले इलाज हालत है, एक सादा सी तस्वीर में भी आपने वो अपने अंदर का गंदगी जो है ना वो बाहर निकाली है। वैसे वो कहते हैं जनाब हमारी जो बाजी हैं मरियम, उसको अच्छा नज़र आने के लिए आप जैसे के सर्टिफिकेट की तो ज़रूरत है नहीं। उनके बारे में ये कहा तो जाता है मरियम के बारे में कि माशाल्लाह अल्लाह ताला कहते हैं कि उनको, साथ ये भी कहते हैं कि जो उनके चाहने वाले हैं कि अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। तो वो बहरहाल वो उनमें एक उनकी पर्सनैलिटी, उनकी वो कहते हैं ना सहर तो है ना उनकी शख्सियत में। तो ये इस तरह के बादशाह ये अब ये इस तरह के लोग इसको चला रहे हैं। ना हामिद खां रहे, ना जहांगीर तरीन रहे, ना वजीउद्दीन अहमद रहे, बस ये इस तरह के शोरे जो हैं वो चला रहे हैं इसको। और इसका इमेज क्या ऊपर जाना है और क्या नीचे जाना है लोगों को भी पता है। और वो जिन्होंने जो मुझे जहांगीर तरीन के साथ जिनकी मैंने बात नहीं की थी कि जहांगीर तरीन भी राब्ते शाब्ते में थे सबके साथ ही, ये भी उनके जब मीटिंग शीटिंग वहाँ होती थी, मुलाकातें तो जहांगीर तरीन साहब भी साथ ही होते थे। तो उनको भी पता चल गया है ये क्या है क्या नहीं है। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। जो मौजू मैंने शुरू में थोड़े थोड़े बयान किए हैं इन पे भी बात होगी कल के व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।